9। मेरे दिल की धड़कन जब आरव ने अपनी कक्षा में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोला, तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अभी तक सभी लोग वहां नहीं आए थे। उसकी नजर स्कूल की घड़ी की ओर गई और उसे अभी भी दिखाई दे रहा था कि कक्षा शुरू होने में अभी भी पूरे 15 मिनट बाकी हैं। क्या, कैसे? मैं इतना धीरे चल रहा था और उस घटना में फंस गया। आरव ने मन ही मन सोचा। उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया था या कुछ पल पहले क्या हुआ था जब उसने अपनी छोटी सी समस्या से निपटा था। उसका शरीर स्कूल की ओर तेजी से दौड़ने लगा था, सब कुछ छोड़कर। इससे उसे रास्ते में खोए समय की भरपाई करने में मदद मिली। फिर भी मुझे इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए थी। मैं कितनी तेजी से दौड़ रहा था। अपनी सीट पर जाकर उसने अपना बैग नीचे रख दिया और उसका हमेशा का दोस्त रोहन उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ऐसे लग रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा वर्णन कैसे करूं। तुम तो जैसे हमेशा दिखते ही नहीं, रोहन ने टिप्पणी की। आपके दयालु शब्दों के लिए शुक्रिया, आरव ने जवाब दिया। सच कहूं तो आरव बस यही चाहता था कि सब कुछ सामान्य हो जाए। स्कूल ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां उसे गिरोह के सदस्य के रूप में अपनी दूसरी जिंदगी की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हालांकि अब जब उसका पूरा शरीर इन अजीब परिवर्तनों से गुजर रहा था, तो सब कुछ अलग रखना मुश्किल हो गया था। दरअसल मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आपको खेल, किताबें वगैरह पसंद हैं, तो आप वेयरवुल्फ के बारे में क्या जानते हैं? आरव ने पूछा। जब यह प्रश्न पूछा गया तो रोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। ओ, मुझे लगा था कि तुम्हें इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बताओ ना, तुम मुझसे वही पुराना सवाल पूछने वाले हो। कौन ज्यादा ताकतवर है, या तुम क्या बनना पसंद करोगे, पिशाच या वेयरवुल्फ? पिशाच? नहीं, मैं तो बस वेयरवुल्फ के बारे में बात करना चाहता था। मैं तो बस यह जानना चाहता था कि वे क्या करते हैं। क्या उनमें कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान दिया जा सके? आप जानते हैं कि मैं इन चीजों से इंटरनेट पर ढूंढने में बहुत बुरा हूं। यह अजीब था कि आरव को अचानक इन चीजों में दिलचस्पी हो गई, लेकिन साथ ही आरव हमेशा जो भी देखता या पढ़ता उसमें डूबा रहता। अगली बार जब उसने उसे एक टीवी सीरीज देखने के बाद शतरंज खेलते देखा, और गर्मियों से पहले वह गैंग्स की कहानियों का प्रशंसक रहा था, इसलिए रोहन को यह ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि यह आरव का नया जुनून था। इसलिए उसने उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया। खैर, यह कहना मुश्किल है। इस तरह की चीजों के साथ कई तरह की अलग अलग कहानियां हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपको जानकारी कहां से मिलती है या आप क्या पढ़ रहे हैं। चांदी की गोलियां, जादुई पौधे, काटने वाली चीजें और भी बहुत कुछ, लेकिन इन सब में एक चीज समान है। पूर्णिमा के दिन वेयरवुल्फ अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होता है, और कुछ कहानियों में ऐसा भी होता है कि इसी समय वह नियंत्रण से बाहर हो जाता है और अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी खा जाता है। रोहन ने भेड़िए की हरकतें करते हुए और आरव को डराने का प्रयास करते हुए समझाया। हालांकि आरव न तो हिला न ही हंसा, बल्कि उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी और उसकी हथेलियां पसीने से तरबतर थीं। क्या तुम वाकई ठीक हो? रोहन ने पूछा। आरव सोच रहा था कि क्या उसे रोहन को बताना चाहिए या नहीं। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वह एक परिवर्तित व्यक्ति है या नहीं। उसे सिर्फ यह बताकर उसके लक्षण समझाना आसान था कि वह एक परिवर्तित व्यक्ति है, लेकिन समस्या यह थी कि फिर आरव को रोहन को सब कुछ बताना होगा। कैसे उसे वह अजीब सूटकेस मिला जिससे उसे पता चला कि वह एक गिरोह में शामिल हो गया है जो उस समय उसका पीछा कर रहा था। वह रोहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। इस बात की भी पूरी संभावना थी कि उसे कुछ भी बताने पर वो भी इस सब में शामिल हो जाएगा। ये उसकी समस्या थी और वह इसे सुलझाने वाला था। दरवाजा फिर से खुला और देखा कि शिक्षक ही थे। बच्चे अपनी सीटों पर बैठ गए और अपनी बकबक बंद कर दी। उनके शिक्षक एक दुबले पतले पुरुष थे जो मिस्टर वर्मा नाम की क्लास पढ़ाते थे। बहुत सख्त होने की प्रतिष्ठा होने के बावजूद सभी उनका बहुत सम्मान करते थे।
वह बच्चों के साथ व्यवहार करने का सही तरीका जानता था। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, एक छात्र जिसे उनमें से किसी ने पहले कभी नहीं देखा था, उसके पीछे पीछे आया। टीचर के पीछे पीछे चलते हुए उसके लंबे भूरे राख जैसे बाल लहरा रहे थे और उनका रंग आराफ के बालों जितना ही उभर कर आ रहा था। जब वह सीधी खड़ी होती थी तो उसके बाल उसकी भौहों तक पहुंच रहे थे। इससे उसकी बड़ी आंखें और छोटा सुडौल चेहरा उभर कर सामने आ रहा था। जिस क्षण आरव ने इस लड़की को देखा, कुछ अजीब सा होने लगा। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन बहुत कम नहीं। यह धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी छाती में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था, मानो बाहर निकलना चाहता हो। वह अपने कानों से उसकी धड़कन और धड़कन को साफ सुन सकता था, जो उसके आसपास की हर आवाज को दबा रही थी। बीपीएम बढ़ रहा है। बीपीएम 140। बीपीएम 145। लड़की को घूरते हुए उसे नीचे से एक हल्की सी चरमराहट सुनाई दी। नीचे देखने पर उसे पता चला कि मेज को मजबूती से पकड़ने की वजह से वह थोड़ा टूट गई थी, और उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके अंगूठे का नाखून बढ़ गया था और लकड़ी की ऊपरी परत में घुस गया था। अरे नहीं, ये फिर से हो रहा है। पहले जैसा अजीब सा एहसास, पर ऐसा नहीं हुआ। आरव घबरा गया और उसकी धड़कनें और भी तेज हो गईं। बीपीएम 150। ये सिस्टम संदेश मुझे सचमुच परेशान करने लगे हैं। और उसके क्रोध ने उसके दिल की धड़कन को और भी अधिक बढ़ा दिया। बीपीएम 155। आरव ने खुद को शांत करने के लिए बस वही करना शुरू कर दिया जो वो कर सकता था। आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लेने लगा। कुछ भी न सोचने की कोशिश करने लगा। एक साधु की तरह कुछ भी मत सोचो, कुछ भी नहीं, वह अपने मन में मंत्र की तरह दोहराता रहा। सभी को नमस्कार। एक मधुर आवाज ने कक्षा का अभिवादन किया। मेरा नाम सिया है। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मैं हाल ही में इस शहर में आई हूं, इसलिए मैं किसी को नहीं जानती और थोड़ी घबराई हुई हूं, लेकिन स्कूल एक अच्छी जगह लग रही है और मैं आप सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। लॉन्ग, एक छात्र बुदबुदाया। क्या नए मेयर का नाम भी यही नहीं है? ओह हाँ, आप सही कह रहे हैं। वह व्यक्ति था जो शहर को लेना चाहता था और इस जगह को टियर 3 से टियर 2 शहर बनाना चाहता था, है ना? हाँ, सभी को उससे बड़ी उम्मीदें हैं। ये सब बातें सुनकर सिया थोड़ा पीछे हट गई और तभी उन्होंने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। रुको, मुझे मत बताओ, तुम मेयर की बेटी हो। इस खुलासे से काफी हंगामा मच गया था और हर कोई अपनी कक्षा में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था। क्या हमें कमरे में थोड़ा सम्मान मिल सकता है? मिस्टर वर्मा ने दृढ़ स्वर में कहा और जल्द ही बाकी लोग शांत हो गए। चाहे वह कोई भी हो, मुझे स्वीकार है कि सभी उसके साथ कमरे के बाकी छात्रों जैसा ही व्यवहार करेंगे। सिया को खिड़की के पास, बाकी सबसे दूर, एक सीट दी गई थी और यह स्पष्ट था कि उसने न केवल मेयर के साथ अपने रिश्ते के कारण, बल्कि लड़कों द्वारा भी उसे सुंदर माने जाने के कारण बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया था। पूरी कक्षा में किसी न किसी वजह से आरव सिया की तरफ घूरने से खुद को रोक नहीं पा रहा था और हर बार जब वह ऐसा करता तो उसकी धड़कन बढ़ जाती और उसे नजरें दूसरी ओर करनी पड़ती। इससे उसे बस अपनी धड़कन नियंत्रित करने में मदद मिल रही थी। सच में, हर बार जब कोई चीज मुझे उत्साहित करती है या मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती है, तो क्या मुझे यह समस्या होगी? तुम चुदासे कुत्ते हो, रोहान ने उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा। वह कुछ देर से उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था और उसने देखा कि वह कमरे में किसी खास व्यक्ति को घूर रहा था। रोहन, मिस्टर वर्मा चिल्लाए, क्या तुम सचमुच मेरी क्लास में फिर से दखल दे रहे हो? मुझे पता है, सजा के तौर पर स्कूल खत्म होने के बाद तुम अपने क्लब जाने से पहले मिस सिया को क्लास में घुमाने क्यों नहीं ले जाते? अरे, आज तो वह कुछ इसी मूड में है, रोहान ने सोचा। जब कक्षा समाप्त हो गई तो उस दिन के लिए स्कूल की कक्षाएं समाप्त हो गईं, लेकिन स्कूल के बाद उन्हें अपने अनिवार्य क्लब कक्षाओं में जाने के लिए अभी भी 30 मिनट का समय था। अरे, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे और उस नई लड़की को कुछ देर के लिए स्कूल घुमाना चाहोगे? शायद तुम भी एक दूसरे को जान सको। रोहान ने आरव को धक्का देते हुए सुझाव दिया, जबकि वह अपना सामान पैक कर रहा था।
मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ और काम करना है और मैं थोड़ी जल्दी में हूं। आरव ने माफी मांगी और इससे पहले कि रोहान कुछ और कह पाता, आरव वहां से जा चुका था। आरव उस लड़की को देखते ही अपनी धड़कनों पर काबू नहीं रख पा रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात करने का क्या असर होगा। हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं था जिसके लिए उसने मना किया था। अपनी पीठ पर सवार गिरोह और उसके रहने की जगह का पता लगने की चिंता में उसे किसी भी तरह की उलझन से निपटना था। और स्कूल में एक बहुत बड़ी उलझन थी। स्कूल में एक व्यक्ति था जिससे उसे बात करनी थी, काय। वह वही व्यक्ति था जो उसका सहपाठी था और जिसने उसे पहली बार अंडरडॉग गैंग से मिलवाया था। अपने दोस्त को कमरे से बाहर जाते देख रोहान को लगा कि आरव अजीब हरकतें कर रहा है। जब वह अपनी मेज की तरफ मुड़ा, तभी उसे कुछ नजर आया। मेज के दोनों सिरों से लकड़ी नष्ट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नंगे हाथों से ही अपनी पकड़ से ऐसा किया हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था, कम से कम किसी इंसान के लिए तो नहीं। पैसा कैसे कमाए? चूंकि सूटकेस में जो कुछ भी था, उसने आरव को एक परिवर्तित या कम से कम एक परिवर्तित जैसे प्राणी में बदल दिया था। इसलिए अंधेरी पंजे को अब तक उसकी बेसब्री से तलाश करनी चाहिए थी। हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि आरव ने गिरोह के किसी भी सदस्य को स्कूल के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करते नहीं देखा, वह यही मान सकता था कि करण ने उन्हें अभी तक किसी भी कारण से सूचित नहीं किया होगा। दिन का अंत हो रहा था, इसलिए आरव जानता था कि करण कहां होगा। उनके स्कूल में सभी को कुछ पाठ्येतर गतिविधियों वाले क्लबों में शामिल होना जरूरी था। चूंकि इस अनिवार्य आवश्यकता से बचना नामुमकिन था, इसलिए करण ने किसी तरह शिक्षकों से बात करके उन्हें एक ज्योतिष क्लब बनाने की इजाजत दे दी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह क्लब का एकमात्र सदस्य था, लेकिन चूंकि वह उस समयावधि के दौरान स्कूल में ही रहा था, इसलिए शिक्षकों ने उसे छोड़ दिया। छत की ओर जाने वाले दरवाजे खोलते ही आरव ने देखा कि करण बाहरी बाड़ के सहारे खड़ा होकर स्कूल के मैदान की ओर देख रहा था। उसके हल्के सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके बाएं कान में लटकती बाली भी। ऐसा लग रहा था मानो करण किसी के पॉप फोटोशूट के लिए पोज दे रहा हो। इसमें कोई बुराई नहीं थी कि उसका लुक भी बिल्कुल वैसा ही था। आरव उस तरफ तो नहीं झुका, लेकिन वो आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि उसके सामने का मनमोहक नजारा देखकर कोई लड़की करण पर कैसे फिदा हो जाएगी। करण, आरव ने पुकारा और सावधानी से उसके पास आया, अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देते हुए। वह भागने के लिए तैयार हो गया, कहीं यह कोई बड़ा जाल ना हो। मुझे तुमसे बात करनी है। आरव को इस तरह से घबराया हुआ देखकर कर्ण ने अपनी हंसी को दबाने की कोशिश की, लेकिन अंततः आरव को आश्चर्यचकित करते हुए उसकी हंसी फूट पड़ी। चिंता मत करो, अंधेरी पंजे को पता नहीं है कि तुम यहां हो, बड़े छात्र ने हंसी के बीच आंसू पोंछते हुए उसे बताया। मुझे यकीन था कि तुम मेरे पास आओगे और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। लगता है उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश भी की थी। उसे कितना पता है और उसने अभी तक मेरी शिकायत क्यों नहीं की? क्या वो पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि मैं भागने की कोशिश न करूं? तुमने वाकई बहुत हंगामा मचा रखा है। मुझे पता था कि तुम पैसों के लिए बेताब हो, लेकिन मुझे लगा कि अंधेरी पंजे तुम्हें अच्छी तनख्वाह दे रहे होंगे। मैंने सुना है कि तुम वाकई एक काबिल और भरोसेमंद ट्रांसपोर्टर माने जाते हो, तो दूसरे पक्ष ने तुम्हें पैकेज लाने के लिए कितने पैसे दिए होंगे? करण ने आरव से पूछा। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, जिससे आरव के लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि यह कोई चालाकी भरा प्रश्न था या केवल जिज्ञासावश। ऐसा तो नहीं हुआ। आरव ने जोरदार विरोध किया। वह बताना चाहता था कि असल में क्या हुआ था, लेकिन अफसोस कि यह नामुमकिन था। हालात इतने बेकाबू थे कि उसे किसी किशोर की तरफ से किसी बुरे बहाने के अलावा कुछ और नहीं समझा जा सकता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि अगर कोई उसकी बात पर सचमुच यकीन कर भी ले, तो आरव को लग रहा था कि उसके लिए अंजाम कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे तुम कभी भी धोखा देने वाली नहीं लगी। तुम्हें अपने परिवार की इतनी परवाह है कि तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश ही नहीं करती।
अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर देना, लेकिन तुम मुझे अपना परिचय देने की असली वजह अपनी बहन एमी और अपनी माँ की खातिर ही तो चाहती थी, है ना? यह सुनकर आरव का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। कुछ महीने पहले आरव के घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने देखा था कि उसके घर में खत आने लगे थे और उसे शक होने लगा था कि उसकी माँ रोजाना उसे जो मुस्कुराहट देती थी, उसके पीछे कोई गहरा दर्द छिपा रही थी। मदद करने के लिए बेताब आरव को पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना था, लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र की वजह से वह कोई भी सरकारी काम नहीं कर सकता था। वह सिर्फ कागजात का काम ही कर सकता था, हालांकि उसमें बहुत कम पैसे मिलते थे और उसकी टक्कर लगभग 112 साल के लड़कों से थी जो यही काम करना चाहते थे। सबसे अच्छा क्या किया जाए, इस बारे में सोचते हुए वह गलियारे में एक खास छात्र के पास से गुजरा, करण हैम्पर। जैसे ही उसने अपनी बाहें घुमाईं, आरव ने अपनी डिजाइनर काली और सुनहरी घड़ी को चमकते हुए देखा। उसके लिमिटेड एडिशन वाले जूते आरव के पूरे परिवार की अलमारी से भी ज्यादा महंगे थे। अंत में वहां आंखों के स्तर पर बैठे हुए उन्होंने एक अनोखी मोटी सोने की चेन पहनी, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वह 24 कैरेट सोने से बनी है। करण एक ऐसा छात्र था जो बस दौलत की दुहाई देता था। यह अजीब था, क्योंकि तीसरे दर्जे के शहर में रहने का मतलब था कि वहां ज्यादा अमीर लोग नहीं थे। फिर भी यह पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं था। अमीर लोगों के निचले दर्जे के शहर में रहने के कुछ कारण थे। सबसे आम बात यह होगी कि उस शहर में एक कंपनी होगी, या उन्होंने यह निर्णय लिया होगा कि एक आम आदमी की बजाय राजा की तरह जीवन जीने के अवसर के लिए कुछ गारंटीकृत सुरक्षा का व्यापार करना उचित होगा। आखिरकार जैसे जैसे आप शहर के ऊपर जाते गए, घरों और अपार्टमेंट्स की कीमतें बेतहाशा बढ़ती गईं। टियर 3 शहर में एक हवेली आपको टियर 1 में बस एक छोटा सा अपार्टमेंट ही दिला सकती थी। जो भी हो, आखिरकार आरव से बमुश्किल बड़े एक बच्चे के पास ढेर सारा पैसा था। हिम्मत जुटाकर और अपने परिवार की स्थिति को लेकर चिंतित होकर आरव एक दिन उससे मिलने गया। दोपहर के भोजन का समय था और आरव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि करण सबसे पीछे अकेला बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, जबकि उसके पास ढेर सारा पैसा था। वह कुछ खा नहीं रहा था, न ही कोई उस पर ध्यान दे रहा था और न ही उसे परेशान कर रहा था। खाली सीटों में से एक पर कुर्सी खींचकर आरव उसकी मेज पर उसके बगल में बैठ गया। क्या आपको कोई आपत्ति है? आरव ने पूछा। आरव को उस समय यह एहसास नहीं था कि करण एक ऐसा इंसान था जिससे स्कूल में लोग दूर रहते थे। उसने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन करण अक्सर झगड़ों में पड़ जाता था और इस बारे में अफवाहें फैलती रहती थीं कि उसे पैसे कहां से मिले हैं। अगर आरव को इन अफवाहों के बारे में पता भी होता तो भी वह रुकता नहीं। आरव ने पूछा, मैं आपसे यह पूछने आया हूं कि मैं पैसे कैसे कमाऊं?